देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द, ये देखो ये वर्ड देखना, क्या पूछा है, नोट पूछा है। नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। आपको ये पूछा है, देखो ये एक तो नोट को अंडरलाइन कर लेना। कई बार ये होता है कि आप नोट पढ़ते नहीं हो, टीचर सेंटर्ड मेथड के आप आंसर दे आओगे, लेकिन ये पूछा है नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। तो टीचर सेंटर्ड नहीं है, इट मींस कहीं ना कहीं ये लर्नर सेंटर्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, ए स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर, विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगम करता होते हैं। अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे तो ये सही होगा, क्योंकि जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जैसे लेक्चर मेथड होती है, लेक्चर मेथड के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स है वो पैसिव लर्नर हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं। जबकि ये तो टीचर सेंटर्ड की अप्रोच हो गई या करेक्टरिस्टिक्स हो गई, हमें पूछा है नोट, तो ये तो नहीं आएगा। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन टीचर सेंटर्ड का नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड का है। तो एक तो ये आ गया, ठीक है, बी हो गया। टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज, देखो टीचर डायरेक्ट करता है लर्निंग एक्टिविटीज को, यानी कि अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं, ये टीचर सेंटर्ड की अप्रोच है। जबकि आपको पूछा है कि टीचर सेंटर्ड की जो नहीं है वो, तो ये भी नहीं है ना। मतलब एक तरह से ये तो है, जो नहीं है वो पूछी है ना, यानी कि एक तरह से लर्नर सेंटर्ड की तरफ जाना है, इसको दिमाग में रखना। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, ये है, क्योंकि ये इसमें बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच है, क्योंकि जहाँ पे लर्निंग बेस्ड होना है कोलैबोरेशन, ये टीचर सेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और एक लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, ये भी लर्निंग बेस्ड है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड है। तो बी, डी और ई इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछला जब हमने लेक्चर पढ़ा था तब भी आपको एक बात बोली थी कि प्लीज आप है ना इनको शॉर्ट नोट्स में बना के रखो, कीवर्ड्स लिख के रखो कि ये कीवर्ड्स है। जैसे पिछले लेक्चर पे जब हम बात कर रहे थे अपनी सीरीज में, तो टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक के बारे में वहां भी बात की थी, और इस क्वेश्चन से ये कंसेप्ट आपका सुबह सुबह बढ़िया वाला क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है टीचर सेंट्रिक, क्या है लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स बी नाइदर बोर्ड by work that is too simple nor left behind by teaching they can't understand। उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य से उबना चाहिए और न ही समझ में न आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। बढ़िया टर्म है, आराम से पढ़ो। उसका पूछा है उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, तो उस प्रिंसिपल का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द मैच, यानी कि मेल की समस्या, मैच नहीं कर पाना, प्रॉब्लम ऑफ द मैच। यानी वो प्रिंसिपल ये कहता है कि या इतना भी नहीं होना चाहिए सिंपल कि बच्चा बोर हो जाए, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो समझ ही ना सके। तो उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ द मैच। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अब इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो टर्म है इनका नाम आपने सुना भी है, हंट के बारे में हम पढ़ते भी हैं बड़े अच्छे से। द प्रॉब्लम ऑफ द मैच, दिस टर्म कॉइन्ड बाय जे हंट। ठीक है, ये पूछे कि ये किसने किया, ये बेसिकली टर्म किसने दिया है, जे हंट ने। डिस्क्राइब द डेलिकेट बैलेंस नीडेड इन टीचिंग टू कीप स्टूडेंट इंगेज्ड एंड लर्निंग। ये बैलेंस रखने की बात करते हैं, है ना, प्रॉब्लम ऑफ द मैच में, कि बहुत टफ भी ना हो और बहुत सिंपल भी ना हो। ठीक है, क्योंकि बोर्डम होगी तो भी दिक्कत है ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंगेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, और बहुत ऊपर से सिर पे जाएगी तो भी दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ द मैच है ना, हंट ने दिया, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, टीचर्स यूज जो मैनोमोनिक्स है स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट टू इंगेज इन, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, है ना, स्मृति विज्ञान, है ना। मैनोमोनिक्स जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो कहाँ यूज करते हैं, तो आपको पता है इसमें चीजों को मेमोराइज करवाने के लिए यूज करते हैं, या फिर चीजों को एसिमिलेट करना, यानी कि आत्मसात करना, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। हम बात कर रहे हैं, देखो साइंटिफिक की बात नहीं कर रहा, जो अब वहां पे बात करिए आप, जब हम लेवल्स की बात करते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, वहां से भी कुछ जोड़ने की कोशिश करिए, वहां कनेक्ट करिए इस चीज को, क्योंकि मैनोमिक स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं ना कि चीजों को याद हो जाए, एसिमिलेट हो जाए चीजों को। तो मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेशन इंफॉर्मेशन, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना।
इस तरह से है ना बहुत कीवर्ड्स है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड या किसी भी यूनिट में ले लो ना 20-25 कीवर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। अगर इन कीवर्ड्स को भी नोट करके हम काम करें तो बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बस कंटिन्यू हमें पढ़ना है और बेसिकली जितना रिवीजन करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा उन कीवर्ड्स पे फोकस हमारा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट skill and ability as they would be applied in रियल लाइफ सिचुएशन। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का परीक्षण निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आपको पता है, ये इसका आंसर बता देता हूं पहले, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑथेंटिक असेसमेंट है, प्रामाणिक मूल्यांकन है। जब हम बात करते हैं, आपको याद है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। जब हम फॉर्मेटिव से लग के फिर फॉर्मेटिव की बात, पहले डायग्नोज की बात करते हैं, फॉर्मेटिव की बात करते हैं, समेटिव की बात करते हैं, है ना, रचनात्मक, डायग्नोज, समेटिव, जो इप्सेटिव की बात करते हैं। उसके बाद हम बेसिकली क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं, है ना। बहुत सारी मतलब इवेल्युएशन के मेथड की, असेसमेंट के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये ऑथेंटिक असेसमेंट होता है जैसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करता है वो, है ना। नाम ही लिख रहा है कि प्रमाणिक, रियल लाइफ सिचुएशन में ऑथेंटिक असेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा दिमाग में ये रहता है कि यार या तो फॉर्मेटिव में आ जाएगा या इप्सेटिव में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट स्किल एंड एबिलिटी एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन इसमें कीवर्ड है, ऑथेंटिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव में आएगा ड्यूरिंग, ठीक है ना, ये याद रखना कीवर्ड। दौरान, स्टडी के दौरान जो होता है ना, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में क्वेश्चन पूछूं तो वो आएगा फॉर्मेटिव। एंड ऑफ द स्टडी पूछूं मैं आपको कि आपको एंड शब्द आ जाए ना, कि आपका स्टडी चल रही थी वो खत्म होगी, एंड ऑफ द यूनिट, तो वहां समेटिव हो गया, काम समेट लिया, है ना, तो समेटिव असेसमेंट हो गया, संकलनात्मक मूल्यांकन। और इप्सेटिव होता है सेल्फ असेसमेंट, खुद का, है ना, अपना ही खुद का ही असेसमेंट करना कि पहले मैंने कैसे परफॉर्म किया, अब मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं, तो सेल्फ असेसमेंट होता है इप्सेटिव। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया, नॉर्म, रेफरेंस, सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये थोड़ा सा एग्जांपल से और समझ लेते हैं। चलो, ऑथेंटिक असेसमेंट, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट रिक्वायर स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल इन रियल वर्ल्ड मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड सोल्विंग केस स्टडीज, completing projects, conducting presentation, or performing a task that mirror a real life scenario. It focus on evaluating a student's ability to transfer learning to practical situation. यानी कि प्रमाणिक मूल्यांकन एक मूल्यांकन पद्धति है जिसमें छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करना होता है। यह छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों या समस्याओं में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि केस स्टडी को हल करना, है ना, केस स्टडी दे देते हैं ना कई बार कि इसको हल करो, एक वास्तविक विश्व परियोजना का काम करना। और इसका उद्देश्य यह मापना है कि छात्र अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कैसे करते हैं, कि न यह कि ये केवल याद ही रख सकते हैं, है ना, ये नहीं कि चीजें प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, याद ही रख पाओ। तो इस चीजें को करने के लिए ऑथेंटिक असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर और थॉट विदाउट आवर अवेयरनेस इज। ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते, परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करते हैं। हमारे वो कॉन्शियस में नहीं है ना, लेकिन हमारे बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है, ये याद होती है, आपके होती है ना, अनकॉन्शियस में पड़ी रहती है, लेकिन जब आपके बिहेवियर में तो चेंज आएगा। जैसे आप बहुत सारी चीजें ऐसे हैं तो एकदम याद थोड़ी रख रहे हैं आप, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। कभी साइकिल चलाना सीखा था, लेकिन अब चलाओगे तो चला दोगे, है ना। कंप्यूटर कभी बहुत पहले सीखा था, आप चलाओगे तो चला दोगे। अनकॉन्शियस में सारी वो चीजें होती है, तो वो मेमोरी होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। क्या होती है? इम्प्लिसिट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति है वो, है ना। जैसे चलो इसको दो हम यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जैसे इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट, दिस इज कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लिसिट मेमोरी विच इन्वॉल्व कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली रिकॉल फैक्ट्स, इवेंट और एक्सपीरियंस।
अंतर्निहित, और अगर बनाम स्पष्ट मर्त्य की बात करें तो जो एक्सप्लिसिट होगी वो इसके विपरीत है, जो इम्प्लिसिट के, क्योंकि इसमें सचेतन और जानबूझकर तथ्यों, घटनाओं या अनुभवों को याद करना शामिल है। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें तो अनकॉन्शियस माइंड में रहेगी इम्प्लिसिट में, जैसा हमारा क्वेश्चन था, और एक्सप्लिसिट में हम याद करेंगे चीजें। तो इम्प्लिसिट में अंतर्निहित है आपके, है ना, कई होता है ना अनकॉन्शियस माइंड में मेमोरी पड़ी रहती है, एकदम से कोई मिला, अच्छा इसको तो मैं जानता हूँ शायद, हाँ हाँ, वो एक एक अंतर्निहित आपकी स्मृति है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के चिंतनशील स्तर की विशेषता है ना, चिंतनशील स्तर की विशेषता आपसे पूछी है, कौन सी है आपको बताना है। हम, आपको पता है लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल बना के पढ़ते हैं, है ना। सबसे बेसिक हम पढ़ते हैं मेमोरी लेवल, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे टॉप पे होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। आपको याद आया, ठीक है। मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, है ना, जिसमें सिर्फ रोट लर्निंग होती है, सिर्फ हम रटते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग एक अवबोध स्तर है, जिसमें चीज़ों को हम फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाते हैं कि ये फैक्ट है तो ये क्यों आया, इसके बीच रिलेशन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, संबंध बनाते हैं। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो पूरा एक चिंतनशील स्तर है। क्या है? चिंतनशील स्तर। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाता है सब कुछ, और स्टूडेंट आराम से उस चीज़ों को करने की कोशिश करता है। काफ़ी ओपन डिस्कशन वाला माहौल रहता है। तो आपसे यही पूछा है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात पूछी है, कोई कौन कौन से फीचर रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है, पहला जो है, स्टूडेंट लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, छात्र तथ्यों और सूचनाओं को समझकर सीखते हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात रिफ्लेक्टिव लेवल की नहीं है। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, नहीं, ये तो बेसिकली मेमोरी लेवल की बात है, रोट लर्निंग ये भी नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास, बिल्कुल ये बात 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, चिंतनशील स्तर है रिफ्लेक्टिव लेवल में, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि जो समस्या है उसको सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। स्टूडेंट पे ही छोड़ देते हैं हम कि आप पूछे, जैसे गाइड होता है हमारा रिसर्च में, तो स्टूडेंट को कहता है आप प्रॉब्लम, अच्छा आप अपने आप सोल्व कीजिए, गाइड के तौर पे काम करता है, तो उससे उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्षमता है, वो बढ़ती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, है ना। बेसिकली क्या होता है, ये कह रहा है कि छात्र की मूल सोच और रचनात्मक क्षमताएं, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। जब हम क्रिएटिव शब्द का यूज करते हैं ना, क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ना या ओरिजिनल थिंकिंग का एक तरह से विकास होना, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सी भी ठीक मिला, डी भी ठीक मिल गया। ई कह रहा है द pupils आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज इंसिस्ट, सॉरी, है ना, कह रहा है कि क्रैमिंग को इंसिस्ट किया जाता है, विद्यार्थियों को सख्त अनुशासन में रखा जाता है और क्रैमिंग पर जोर दिया गया जाता है। नहीं, ये मेमोरी लेवल में होता है जहां पे क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है, तो इसको भी हम काट देंगे। तो राइट ऑप्शन हमें सी और डी मिल गया। तो अब इस क्वेश्चन से देखो हमें क्या क्या बातें सीखनी है, ये दिमाग में रखना, और शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाया करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब जो चाहे पेपर 1 पढ़ो चाहे पेपर 2 पढ़ो, तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने इसी लेवल के बारे में बात की, तो ऐसे ही ट्रायंगल बनाया है ना अपनी बुकलेट में, अपने नोटबुक में, है ना, तो या हमने जो भेज रखा है उसमें है, और वहां पे कोई नई बात बताते हैं तो वहां ऐड किया करो, है ना। हमने इंटरव्यू भी जो जीआरएफ वाले बच्चों का लिया था वो आपने आराम से सुना होगा, बड़े अच्छे से उन्होंने स्ट्रेटेजीज भी बताई हैं। तो जैसे टीचिंग यहाँ पे आपने मेमोरी के बारे में कीवर्ड लिख दिया कि रोट लर्निंग होती है, फैक्ट्स को याद करते हैं। फिर यहाँ अंडरस्टैंडिंग में आया, आपने लिखा कि जो फैक्ट्स के बीच रिलेशनशिप की बात होती है उसको समझना, है ना। और रिफ्लेक्टिव में आपको चिंतनशील, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ओपन सेशन होते हैं, इस तरह की बात आप पेज में लिख के रखो। उससे क्या होगा, जब भी आपको रिवीजन होगा, अच्छा ये लेवल हो गए, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगी, और ऐसे रिवाइज करते जाएंगे तो चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, सी एंड डी। अब यहाँ पे ये देखो थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ लर्निंग डेफिनेशंस हैं, लर्निंग की अलग अलग परिभाषा है, ठीक है ना। चेंज इन बिहेवियर के लिए हम बात करते हैं, तो ये इसके प्रोपोनेंट कौन है, किसने कौन सी बेसिकली लर्निंग की डेफिनेशन दी है, ये आपको याद रखना है। ये एक मेमोरी में रखना है कि या दी है तो इन्होंने दी है।
पहला कह रहे हैं कि लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि लर्निंग है वो बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसने कहा है, ये आपको याद रखना है, ये गैरेट ने बोला है। GARET है ना, इनका नाम है ये, इन्होंने बोला है क्या, लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो अब ये फैक्ट है, मैं ये फिर बता रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है। इसमें कोई भी इन्होंने डेफिनेशन दी है तो दी है, तो ए का 3 ऑप्शन आ गया, ए का 3 है तो इसी में है ए का 3, और किसी में भी नहीं है। देखो तो अब ये ना आप शॉर्ट नोट में लिखोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग कर देंगे, मैक्सिमम लोगों की रीच में है। इस तरह की चीजें जो हम करके आएंगे तो वो जेआरएफ तक पहुंच जाएगी, है ना, वो कंपटीशन में आपको रखेगी। तो ऐसी चीजें आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। आप ऐसे ही लिखोगे कि लर्निंग डेफिनेशन, अच्छा ये गैरेट ने दी। या सेकंड है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, बिल्कुल ये जो दिया है ये गिलफर्ड ने दिया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद द स्टिमुलस, ये दिया है थॉर्नडाइक ने, और ये कई बार पूछा भी जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, ये किसने दिया, स्किनर ने। तो इनकी थ्योरीज भी हमें पढ़नी चाहिए, है ना, कि क्या क्या थ्योरी है। जैसे डेफिनेशन के हिसाब से स्किनर को बहुत पूछा जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक के बारे में भी पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूमिंग टेक्सोनोमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। तो सीधा सीधा शब्द दिया हुआ है, और इसका हमने अभी जिक्र किया था जब हमने लेवल की बात कर रहे थे। ब्लूम के वर्गीकरण के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा रटकर सीखने से प्राप्त होता है ना, रोट लर्निंग से कौन सा प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा है। और हमने अभी भी बात की थी, चाहे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, उन्होंने भी यही बात की है, जब हम चीज़ों को रटेंगे तो चीज़ें हमें याद होंगी, क्या होगी, रिमेंबर हो जाएगी। जैसे रटते हैं ना कि याद कर लो, बार बार दोहराना, रोट लर्निंग के साथ रिमेंबरिंग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को समझते हुए काम करना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ब्लूम्स के बारे में बात ये टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंप्लीट पढ़नी होती है, हमें ध्यान रखना। थ्योरेटिकल का पार्ट में पूरा पढ़ते हैं इसको, है ना, उसका पुराना मॉडल न्यू क्या अपडेशन के साथ है, वो सब बातें होती है। द लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी अचीव्ड बाय रोट लर्निंग इज रिमेंबरिंग। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें तो रोट लर्निंग प्राइमरी इन्वॉल्व मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन which align with the remembering level in Bloom's taxonomy, where students are asked to recall facts and basic concept। रटने में मुख्य रूप से जानकारी को याद रखना शामिल है, जो ब्लूम के वर्गीकरण में स्मरण स्तर के अनुरूप है, जहाँ छात्रों को तथ्यों और बुनियादी अवधारणाओं को याद करने के लिए कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जहाँ डाउट हो वहाँ आपको पूछना भी होता है कि मुझे ये डाउट है, किस तरह से होगा। अब बेसिकली टीचिंग के मेथड से भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा मेथड लर्नर सेंट्रिक है ना, पूछ लेते हैं ना, कौन सा टीचर सेंट्रिक है। बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, हम लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, है ना, और प्रोजेक्टिव मेथड या असाइनमेंट मेथड की बात करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप सेंटर्ड मेथड, ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कौन सी शिक्षण अधिगम की समूह केंद्रित पद्धति है, मतलब आपस में मिलके, समूह में मिलके पढ़ने की बात की जाती है। तो देखो, प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स, ये तो नहीं हो सकती। लेक्चर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर दे दूं या लेक्चर के नोट्स दे दूं, तो वो एक टीचर सेंट्रिक हो गया, वो ग्रुप सेंटर्ड मेथड नहीं है। टीम टीचिंग, या जो टीम है वो टीचर की टीम है, जैसे कि मैं इतना पढ़ाऊंगा, इस पोर्शन में मैं पढ़ाऊंगा, तो टीम टीचिंग ये भी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग होती है पूरी की पूरी टीचर की होती है, डेमो दे के समझाना किसी चीज़ का, तो ये भी नहीं है ग्रुप का। तो ग्रुप सेंटर्ड कौन सा हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पे नई आइडिया की बात होती है, वो ग्रुप में कुछ बात दी जाती है, फिर आपको पूछा जाता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द राइट ऑप्शन, जहाँ पे बेसिकली न्यू आइडियाज, आपको ये भी पूछते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, तो न्यू आइडियाज, नए विचार आते हैं, है ना, नए विचार। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बस कीवर्ड को पकड़ना है। तो आप जैसे ही अब याद रखना
कि अच्छा लेक्चर सेंट्रिक में लेक्चर सेंट्रिक या लर्नर सेंट्रिक जो होते हैं, जहाँ पे लर्नर सॉरी टीचर सेंट्रिक हो गया लेक्चर मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड में जहाँ पे टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है ना। लर्नर सेंट्रिक में काम करेगा एज ए क्या करेगा, फैसिलिटेटर काम करेगा। और टीचर सेंट्रिक होगा वहाँ पे एक तरह से ऑथोरिटेटिव होगा। यहाँ पे भी इनका हम डिफरेंस पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं मेथड से, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अलग क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन विच मोड ऑफ लर्निंग डू लर्नर पार्टिसिपेट इन एक्टिव डिस्कशन एंड गेट इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स। सीखने की किस विधा में शिक्षार्थी सक्रिय चर्चा में भाग लेते हैं और शिक्षकों से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। जहां पे इमीडिएट फीडबैक की बात आ जाती है, इमीडिएट फीडबैक, इसको देखिए आप, क्या है, इमीडिएट फीडबैक है। और इमीडिएट फीडबैक का मतलब सेम टाइमिंग, तो सेम टाइमिंग मतलब सिंक्रोनस। ये आईसीटी में भी बहुत काम आता है टर्म सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और यहाँ पे भी सीखने की तुल्यकालिक विधि है, क्योंकि सेम टाइमिंग ही जवाब हो रहा है आपका, है ना। सेम, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अभी भी लाइव पढ़ रहे हो आप मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछो और मैं इसी टाइम आपको आंसर देता हूँ, इमीडिएट फीडबैक। तो लाइव में क्या होता है, सिंक्रोनस, सेम टाइमिंग, तुल्यकालिक विधि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर लर्नर सेंटर्ड से आ गया, है ना ये क्वेश्चन। इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इन्वायरमेंट टीचर्स, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक, जहाँ पे बेसिकली कहाँ है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। और वहाँ पे टीचर क्या करता है, ठीक है, टीचर क्या सोचता है, ये बताना है आपको। इन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इन्वायरमेंट टीचर recognize that all learners are unique and utilize different teaching style, है ना। यह मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अद्वितीय है और विभिन्न शिक्षण शैलियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, तभी तो लर्नर सेंट्रिक की बात होगी ना उस इन्वायरमेंट में। वो कहता है कि लर्नर पे छोड़ दें, है ना, ऑल लर्नर आर यूनिक, और वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, तो उनको करने देते हैं, तो लर्नर सेंटर्ड में हो गया। आगे बात देखोगे ना, डोंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर डायरेक्शन तो होगी। मेक डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हाट लर्नर विल लर्न, है ना, इस बारे में नहीं लेना, ये निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि अब बेसिकली वहां तो फिर कंप्लीट एक होल्ड हो गया। अब लर्नर सेंटर्ड पे लर्नर पे छोड़ना पड़ेगा। और डोंट फैसिलिटेट, नहीं, फैसिलिटेट करते हैं वो, ऑथोरिटेटिव नहीं करते। ये कह रहे हैं डोंट फैसिलिटेट, शिक्षार्थी को निर्णय अपने सुविधाजनक न बनाए, नहीं, फैसिलिटेट करें उनको, लेकिन बेसिकली उनको क्या ना करें, अथॉरिटी में ना लेके आए। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए लर्नर सेंटर्ड में तीनों गलत क्यों है, पहला ही सही क्यों है, तभी आपकी अप्रोच बनेगी। अगर कोई डाउट आता है आपको कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, तो पूछना चाहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो ऐसे ही बातें चलती रहेगी, आप ऐसे ही रटते रहोगे। और फ्रेंड्स, एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैच करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है व्याप्ति, यहाँ लिंगा, साध्या, पक्षा, इसके साथ आपको मैच करना है। तो व्याप्ति क्या होता है आपको पता है, इनवेरिएबल रिलेशन होता है ना, व्याप्त होना। तो किसके साथ मैच करोगे व्याप्ति, तो व्याप्ति कह रहा है यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंसेस, यानी कि सार्वभौमिक सहभागिता, इसके साथ मैच करेंगे। अब पोज करके मैच करिए पूरा क्वेश्चन, फिर देखिए आप सही सोच पा रहे हैं क्या नहीं। ए के साथ 4 मैच करेंगे, ए के साथ 4 मैच करते ही देखिए हमारा क्वेश्चन ही ठीक हो गया। थर्ड सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई। लिंगा, ये शब्द आपने सुने हैं क्या, लिंगा, और ये बहुत अच्छे से हम लॉजिकल रीजनिंग में इन शब्दों की बात करते हैं। लिंगा, मेजर, मिडल, माइनर टर्म, ये सब कुछ याद करो। अब लिंगा के साथ क्या मैच करना है, साइन और रीजन हो गया, हेतु वाली बात होगी, याद करो, ठीक है ना, यानी कि बी के साथ 3 हो गया। और साध्या क्या है, द प्रॉपर्टी बीइंग इन्फर्ड, है ना, जिसका अनुमान लगाया जाता है, गुण धर्म का अनुमान, ये हो गया साध्य। और पक्ष क्या हो गया, एक ही बचा है हमारे पास, लोकस ऑफ हेतु एंड साध्या, यानी हेतु और साध्य का स्थान हो गया पक्ष, यानी डी का 2 हो गया। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो गया। किस किस का राइट ऑप्शन है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये सारे कंसेप्ट भी याद आ जाने चाहिए। यहाँ तो मैच कर रहे हो फटाफट, लेकिन वो ही मैच कर पाएगा ना जिसने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। परेशान नहीं होना, समझने की कोशिश करो, कमेंट करो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो बताओ, बढ़िया से पढ़ो बस, ठीक है ना। चलो अपने बेसिकली नेक्स्ट सेशन के लिए फाउंडेशन बैच हो चुका है, इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा मैं। ये क्वेश्चन, इन द
न्याय सिस्टम, व्हाट इज द इन्फेरेंस कॉल्ड व्हेन इट इज बेस्ड इन द मिडल टर्म बीइंग ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। न्याय प्रणाली में एक अनुमान को क्या कहा जाता है जब यह अपने हेतु पर आधारित होता है जो केवल साध्य से सपक्षीय रूप से संबंधित होता है। ये जब हम बेसिकली बात करते हैं ना इन्फेरेंस को, और इन्फेरेंस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी करते हैं, मनोविज्ञान के आधार पे, याद करो, और एक व्याप्ति के आधार पे करते हैं। ये व्याप्ति वाला पूछा हुआ है ना, जो मिडल टर्म से रिलेट होता है व्याप्त, याद करो। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, तो आपको पता है ये सिर्फ पॉजिटिवली रिलेट है तो कैवल्य नाभि है ना। हम बात करते हैं ना कि ऑल नोवेबल आर नेमेबल, याद करो, तो ये कैवल्य नाभि हो गया। राइट ऑप्शन इसका ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये किस 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 का क्वेश्चन ठीक था पक्का बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट ऑल एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल इज गिवन ट्रू, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। यदि इस कथन सभी विमान प्रदूषक वाहन है को सत्य के रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किस कथन के तात्कालिक रूप से सत्य होने का अनुमान किया जा सकता है। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है, ए ई आई ओ, याद करो, है ना, ये बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब ये कह रहा है कि ये ठीक है, यानी कि ओल वाला ठीक है, तो आपको पता है ये सब अल्टरनेशन की बात कर रहा है, तो आई वाला बिल्कुल ठीक होगा ही होगा, यानी कि सम वाला, आई का मतलब सम। ये आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पूरा आता है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो सम वाला देख लो, सम एरोप्लेन आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, ये बिल्कुल हो जाएगा। अगर ऑल वाला ठीक है तो ये सम वाला बिल्कुल इमीडिएटली ठीक होगा, क्योंकि ए के साथ सब अल्टर्न क्या है, आई है, सब अल्टरनेशन। तो सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। एक इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन बहुत आता है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ध्यान रखना। जैसे ये एक ई सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, इन ए वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इफ द परमिसेस आर ट्रू देन, एक निगमनात्मक वितर्क में यदि कथन सत्य है तो, है ना, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, अगर कह रहा है परमिसेस है वो ट्रू है तो क्या होगा। तो परमिसेस ट्रू है और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, तो आपको पता है उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, मस्ट होगा, ट्रू होगा, मस्ट ट्रू होना चाहिए, क्योंकि डिडक्टिव है और परमिसेस को फॉलो करेगा, तो सीधा का सीधा क्या, और वैलिड भी है, देखो सीधा सीधा कोई वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और परमिसेस ट्रू है, तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू हो गया, सी ऑप्शन, कोई चांस ही नहीं है ना। और अगर यहाँ पे इंडक्टिव होता तो क्या आता बताइए, मस्ट बी ट्रू आता, कैन बी ट्रू आता, और मस्ट बी फॉल्स आता, क्या आता बताओ। अगर इंडक्टिव लिखा होता तो क्या आता, ये बताओ मुझे, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन आई लेफ्ट माय ऑफिस फ्यू मिनट्स एगो देयर वाज नो कॉफी ऑन माय टेबल, नाउ व्हेन आई रिटर्न देयर इज ए कप ऑफ कॉफी लाइंग ऑन माय टेबल, देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट समबody मस्ट हैव बॉट ए कप ऑफ कॉफी फॉर मी ड्यूरिंग माय एब्सेंस एट द ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज इज यूज इन द अबो एग्जाम्पल, है ना। जब कुछ मिनट पहले कार्यालय से गया था तब मेरी मेज पर कोई कॉफी नहीं थी, लेकिन जब मैं लौटा हूं तो मेरी मेज पर एक कप कॉफी पड़ी हुई है, रखी हुई है, इसलिए मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि कोई व्यक्ति कार्यालय में मेरी अनुपस्थिति के दौरान मेरे लिए एक कॉफी लाया होगा। तो इसमें आपको पूछा है ज्ञान के किस साधन का उपयोग किया उसने, ऐसा कैसा बना, तो उसने देखो कॉफी रखते हुए नहीं देखा, उसने अनुमान लगाया है कि सोचा है ना। तो इसने क्या चीज कैसे करा, उसने इस चीज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अर्थ की उत्पत्ति की कि ऐसा हो सकता है, तो पोस्टुलेशन या अर्थपति विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आपने पढ़ के आराम से आंसर कर दिया होगा, है ना। वो टाइम आपके लिए होता है, अच्छे से आंसर किया करो और बताया करो कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कमेंट किया करो कौन सा टॉपिक में दिक्कत तो नहीं आ रही कोई। टू वे कम्युनिकेशन इज द वेरी नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 है, इसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट ए क्या है, टू फॉर्म बिलीफ इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में दृढ़ विश्वास स्थापित करना।
तो दृढ़ विश्वास के मतलब है कि जैसे आप, मैं एक टीचर हूं और मैंने कह दिया ये बात है, बस आप ये मान लो, किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है किसी भी तरह का, तो वो क्या होता है, इंडोक्ट्राइनेशन होता है। क्या होता है? इंडोक्ट्राइनेशन, यानी कि बेसिकली मत का रोपण कर देना, मतारोपण। ए के साथ दो चला गया, और जैसे ही ए के साथ दो जाता है तो हमारे पास एक तो ये सेकंड ऑप्शन कट जाता है और एक फोर्थ ऑप्शन कट जाता है, फर्स्ट बच गया और थर्ड बच गया। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करना है आपको, कोशिश करनी है अटेम्प्ट करने की। बी कह रहा है टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि उनके व्यवहार और आचरण को आकार देना, यानी कि बिहेवियर और कंडक्ट को। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली ये है ट्रेन करना, किसी चीज को क्या करना, ट्रेन करना, शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि ट्रेन करना। तो बी का आ गया हमारे पास 3, तो बी का 3, ए का 2, इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन ही बन जाता है सीधा सीधा। सी कह रहा है टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, यानी कि सीखने के कौशल में सुधार करना, दैट विल बी द कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग होगी। और टू कमांड विद नॉलेज, यानी कि ज्ञान के साथ आदेश देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। तो डी का हमारे पास हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन बन गया वो थर्ड बन गया। क्या? ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे बोल दे कि व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बारे में क्या सही है, इंडोक्ट्राइनेशन के बारे में क्या सही है। तो ये डीपली आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो तो आपको पोज करके आंसर खुद से करने की कोशिश करनी है, और फिर मैच करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आप कमेंट में बताओ हर यूनिट में आपके कितने ठीक हो रहे हैं। आज हम टीचिंग के पांचों क्वेश्चन देखेंगे, आप कितने ठीक कर पाते हो बताना। और ये फाउंडेशन बैच है नेक्स्ट सेशन के लिए, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन ऑफ ए लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक क्षमता शिक्षार्थी के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, अफेक्टिव डोमेन से, है ना। आप सोचो, हम 3 तरह के डोमेन की बात करते हैं। एक करते हैं हम साइकोमोटर, जिसको मनोप्रेरक बोलते हैं, है ना, साइकोमोटर की बात करते हैं। और एक हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, जिसमें ब्रेन या संज्ञानात्मक, और एक अफेक्टिव भावात्मक की बात करते हैं। तो आपको ये पूछा है इसमें अफेक्टिव या भावात्मक का कौन सा है ना। तो आपको सीधा सीधा इवेल्युएशन, सिंथेसिस, ये तो नहीं है। ये हम जब बात करते हैं कॉग्निटिव की तब है। करेक्टराइजेशन, बिल्कुल ये अफेक्टिव का है, अफेक्टिव डोमेन का करेक्टराइजेशन। प्लीज ये याद रखना। और आपको पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से अब हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी जो हायरार्की है वो याद करके रखो, है ना। जो ये पदानुक्रम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव से भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन है, साइकोमोटर से पूछ लेते हैं, मनोप्रेरक से, या कॉग्निटिव से यानी संज्ञानात्मक से पूछ लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। करेक्टराइजेशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन द अफेक्टिव लेवल हायरार्की, है ना। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हायरार्की में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा आता है ना। तो जो करेक्टराइजेशन है वो हाईएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, है ना। क्योंकि शुरुआत में होता है रिसीविंग, सबसे पहला अगर बेसिक की बात करें अफेक्टिव डोमेन में, रिसीविंग, रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, वैल्यू के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है करेक्टराइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो और ऑप्शन थे, इवैल्यूएशन है, ये कॉग्निटिव डोमेन का है। अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये भी कॉग्निटिव डोमेन का है, यानी कि संज्ञानात्मक का। और स्किल्ड मूवमेंट की बात करें तो ये साइकोमोटर डोमेन का है। याद रखना, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि साइकोमोटर डोमेन का कौन सा है, तो जो स्किल मूवमेंट है, काम में देखो कौशल दिख रहा है ना, स्किल मूवमेंट, तो ये क्या होगा, साइकोमोटर डोमेन। तो प्लीज ये चीजें याद रखनी है, इन कंसेप्ट को कम कर लो, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे से परमानेंट मेमोरी में जाना चाहिए। और कमेंट करके बताओ कि ये कंटिन्यू सीरीज हमारी चलती रहे, आपको मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। ये 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन पढ़ते हो ना, तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। देखिए, इधर लिस्ट 1 है, फंक्शन दिया हुआ है, और इधर लिस्ट 2 है, उसमें टाइप ऑफ इवेल्युएशन दिया गया है, यानी कि जो मूल्यांकन है उसके प्रकार दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी की अधिगम क्रिया की निगरानी करना, यानी कि ड्यूरिंग सेशन ही होगी निगरानी तो। और जहां ड्यूरिंग शब्द की बात आ जाती है तो वहां हमें पता है फॉर्मेटिव आता है। क्या होता है? फॉर्मेटिव। देखो, एक कीवर्ड पकड़ने, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो यहाँ शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया का निगरानी करना, यानी कि फॉर्मेटिव, रचनात्मक मूल्यांकन। ए का हमारे पास 2 आ गया, और इस तरह से ए का 2 आता है तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। देखते हैं सेकंड, टू नो कोज एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों के कारण जानना और उपचार प्रदान करना। तो इसमें कौन सा होगा, देखते हैं।
डायग्नोसिस, सीधी सी बात है, चीजों को डायग्नोज कर रहे हो आप, है ना, कि क्या कारण है। फिर रेडमेडी जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वो डायग्नोज करते हैं, फिर ही आपको देते हैं उपचार। तो ये हो गया, बी का 3 हो गया, यानी कि ए का 2, बी का 3। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड हो गया, है ना, सीधा सीधा। और ये चारों कंसेप्ट पढ़ो। सी क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेल्युएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर, यानी कि मूल्यांकन का पहला चरण शिक्षार्थियों की जानकारी देना, है ना। फर्स्ट जो सबसे पहला होता है ना, तो वो क्या होता है, दैट विल बी द प्लेसमेंट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट। मूल्यांकन का पहला चरण शिक्षार्थी की जानकारी देता है, वो क्या है, प्लेसमेंट मूल्यांकन है। और लास्ट डी बच गया हमारे पास, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा, यानी कितना प्राप्त किया है उसने, यानी कि एंड ऑफ द सेशन की बात करते हैं, और एंड आता है वहां समेटिव आ जाता है। तो ये सीधा सीधा आ गया योगात्मक या समेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, अगर पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको इवैल्यूएशन असेसमेंट से पक्का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कमेंट में बताते रहो कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये आपका ठीक है कि नहीं। ये बातें करोगे तभी तो बात बनेगी ना। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि साइकोमोटर डोमेन से आ गया। देखो, अरेंज द फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स वन, यानी विकास के निम्नलिखित मनोप्रेरक डोमेन को सरल स्तर से अधिक जटिल स्तर में व्यवस्थित करें। कि बेसिक से यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे जाओगे। तो सबसे पहले इसमें लिख रखा है परसेप्शन, फिर लिखा है सेट, फिर लिखा है गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर लिखा है मैकेनिज्म, और फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पॉन्स, यानी कि धारणा, सेट यानी तत्परता, मेंटली फिजिकली ये बात करते हैं ना, सेट होना, निर्देशित यानी कि कोई गाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, तंत्र या कार्य प्रणाली एक मैकेनिज्म काम करेगा। और फिर आप इतने मास्टर हो जाते हैं अपने आप में कि कॉम्प्लेक्स अवर रिस्पॉन्स, यानी कि प्रत्यक्ष जटिल प्रतिक्रिया, है ना। टाइम आप वेस्ट कम करते हैं, ये एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं। तो ये सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है ना। ए बी सी डी ई विल बी द राइट ऑप्शन, ऐसा ही होगा। तो आपको मैं फिर बात कर रहा हूँ कि साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, यहाँ पे ये सारी चीज आपको पढ़ के जानी है। इसका पदानुक्रम क्या है, हायरार्की क्या है, ये पढ़ के जाना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल टू हायर थिंकिंग की तरफ जैसे कॉग्निटिव डोमेन में बात करते हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फॉर ए जनरल लेसन प्लान अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। कह रहा है एक सामान्य पाठ योजना, लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त क्रम को व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें। सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है ना, अगर हम प्लान बना रहे हैं तो लेसन प्लान, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कोई चीज का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी द फर्स्ट। सबसे पहले तो अब ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल, यानी कि पाठ्य शिक्षण सामग्री का चयन करेंगे। आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया कि ऐसा है, फिर उसके बाद ही तो कि अब टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल क्या होना है उसका सिलेक्शन करोगे। तो ये यानी कि ई के बाद बी आ जाएगा, और ई के बाद बी फर्स्ट ऑप्शन में ही है। देखिए ई बी डी सी ए, यानी कि उसके बाद कंटेंट डिलीवर करोगे कि मैंने ये कंटेंट पढ़ाना है, फिर वो डिलीवर करोगे। और डिलीवर करने के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि बेसिकली सबसे लास्ट में तो क्या होता है, असेसमेंट, कि कितना सीखा नहीं आकलन। उससे पहले क्या हो गया, रिकेपलेशन होगा, यानी कि पुनरावृत्ति होगा, और उसके बाद असेसमेंट, यानी कि ई बी डी सी ए विल बी द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और याद रखना है, जब हम यहाँ लेसन प्लानिंग की बात आई है तो हम टीचिंग की फेजेज पढ़ते हैं, है ना। फेजेज में हम प्री एक्टिव फेज पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए हैं। पूर्व सक्रियात्मक प्री एक्टिव पढ़ते हैं, इंटर एक्टिव फेज के बारे में बात करते हैं, इंटर एक्टिव या इंटरमीडिएट, और पोस्ट एक्टिव के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या ये सब आपको पता है कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, और इसमें बेसिकली ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। क्या कह रहा है कि कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम बात करते हैं मतलब मीडियम के आधार पे बात करते हैं, रिटर्न भी हो सकता है जिसको हम वर्बल कहते हैं, हाव भाव से नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न जो वर्ड्स होंगे वो रिटर्न में भी हो सकते हैं, स्पोकन में भी हो सकते हैं। एक मीडिया है कि द स्पोकन एंड रिटर्न वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल
फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, कि कक्षा में संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उसमें से कह रहा है लिखना और बोलना, ये भी दो माध्यम है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कह रहा है कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ इनकोडर, किसी भी माध्यम से संचार इनकोडर्स के दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप एक बात बताइए, इनकोडर जो सेंड कर रहा है मैसेज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो ये मेरे एटीट्यूड पे, क्योंकि सबसे पहले इनकोडिंग तो मेरे पास मैसेज की होगी ना, कि मैं कैसे आपको बोलना है, क्या हो रहा है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो ये बिल्कुल मेरे एटीट्यूड पे या दृष्टिकोण पे तो डिपेंड करेगी इनकोडर पे। जबकि ये कह रहा है मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ इनकोडर, ये गलत हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ट्रू है बट आर है वो फॉल्स है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। किस किस का ये क्वेश्चन राइट है, सच्ची बताओ। और आपको जैसे ही कई बार ऐसा होता है ना, असर्शन रीजनिंग का जैसे ही क्वेश्चन देखे तो पता नहीं पहला ही सही क्यों लगता है कि बहुत है यार, और ये यही, और स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट पता नहीं क्यों सही लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने डीपली पढ़ाई नहीं की होती है, तब जग सुना सुना लगता है। ध्यान रखा करो भैया। और ये बताना मुझे 5 में से कितने आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कितने ठीक होते हैं, कमेंट करते रहो तभी बात बनेगी। टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इन टर्म्स को पढ़ना भी है अच्छे से। बेसिकली ना, ये टर्म्स आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी पूछी जा सकती है, काफी अच्छी टर्म्स है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिटोरिकल, सिमोइटिक, फिनोलॉजिकल और क्रिटिकल, यानी कि अलंकारिक, सिमोइटिक, दर्शय घटना, फिनोलॉजिकल और क्रिटिकल, आपको इसके साथ मैच करना है। तो जो रिटोरिकल है, इसमें क्या होगा, कंसिडरिंग कम्युनिकेशन टू बी प्रैक्टिकल आर्ट। मैं आपको अभी इसका एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। यानी कि अलंकारिक होता है संचार को व्यवहारिक कला मानना। ये ए के साथ आपको 3 मैच करना है, और जैसे ही ए के साथ 3 मैच करते हो तो 2 ऑप्शन तो कट गए, है ना, 1 और 4 बच गया। देखते हैं। उसके बाद है सिमोइटिक की बात कर रहा है। तो सिमोइटिक क्या है? बेसिकली considering communication to intersubjective mediation by sign। सिमोइटिक मतलब साइन की बात कर रहा है। यानी देखिए, कह रहा है संकेतों के माध्यम से संचार को अंतर विषयक मध्यस्थता मानना, यानी कि साइन की बात आएगी जब भी सिमोइटिक की बात आएगी। यानी बी के साथ हमने क्या मैच करना है? 4 मैच करना है। ए के साथ 3, बी के साथ 4, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है? फिनोमिनोलॉजी, दर्शय घटना आधारित, इसको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। फिनोमिनोलॉजी में क्या है? कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अदरनेस थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग, यानी कि सी के साथ 2 हो गया। प्रामाणिक संवाद के माध्यम से संचार को दूसरे के अस्तित्व का अनुभव करने की क्षमता मानना, है ना, फिनोमिनोलॉजी। और क्रिटिकल बेसिकली एक ही ऑप्शन बच गया, कंसीडरिंग कम्युनिकेशन टू बी डिस्कसिव रिफ्लेक्शन ऑन हिजनोइक आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, यानी कि संचार को अधिपत्यवादी वैचारिक ताकतों पर विचार विमर्श का प्रतिबिंब मानना। विचार विमर्श वहां आ गया, वहां क्रिटिकल तो आएगा ही आएगा। तो डी के साथ क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब इन चारों को देखो, ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कह रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में पूछी जा सकती है, तो इन टर्म को देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये क्या है? अलंकारिक परंपरा, तो यानी व्यवहारिक कला बोलते हैं इसको। क्या है? इसे बातचीत और सार्वजनिक भाषण की एक कला माना जाता है, रिटोरिकल ट्रेडिशन को। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई वक्ता श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कैसे करता है ना। जैसे राजनेताओं में जो महान वक्ताओं द्वारा जो दिए जाने वाले प्रभावशाली भाषण है, वो एक रिटोरिकल ट्रेडिशन है। ये ध्यान रखना कि किस तरह से वो बेसिकली श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। और एक है संकेत विज्ञान परंपरा, जो हम बात कर रहे थे, जहाँ साइन की बात है। यह परंपरा संकेतों या साइन और प्रतीक, यानी कि सिंबल के माध्यम से संदेश भेजने और समझने का अध्ययन है। उदाहरण के लिए, जब ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? कि रुकना होता है। तो ये साइन की तरह, यानी कि दिस विल बी द सिमोइटिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दैट विल बी द
प्रपंच शास्त्रीय या घटना विज्ञानी परंपरा, फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशन या प्रमाणिक संवाद जिसके साथ या ऑथेंटिक डायलॉग बोल सकते हैं। यह एक परंपरा मानवीय अनुभवों और आपसी समझ पर आधारित है। इसका मानना है क्या कि सच्चा संचार तब होता है जब हम अपने पूर्वग्रहों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके अनुभव को गहराई समझने की कोशिश करते हैं, इम्पैथी रखते हैं बेसिकली। दो करीबी दोस्तों के बीच होने वाली ऐसी बातचीत जहां वे एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, तो दैट विल बी द ऑथेंटिक डायलॉग। और आलोचनात्मक परंपरा, क्रिटिकल ट्रेडिशन, वैचारिक ताकतों पर विचार, रिफ्लेक्शन ऑन आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, तो जहां पे क्रिटिकल आएगा तो वहां विचार विमर्श होगा, ये इसके साथ मैच हो गया था। तो इन चारों को बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, people who held view contrary to those dominant in the media keep those views to themselves। कह रहे हैं जो लोग मीडिया में प्रचलित विचारों के विपरीत विचार रखते हैं वे उन विचारों को अपने तक सीमित रहते हैं, है ना। जैसे मीडिया में कुछ प्रचलन चल रहा है कि ये न्यूज चल रही है, ये न्यूज चल रही है, तो पीपल who hold view contrary to those domain in the media keep those view to themselves, यानी कि जिनके विचार मीडिया से मिलते जुलते नहीं है उन लोगों के, वो अपने विचार खुद में ही रख लेते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि कहाँ बोलूंगा, किसको बोलूंगा, ऐसे मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। और इसका रीजन क्या है? सच पीपल फियर आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम दोज अराउंड देम। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे लोग को अपने आसपास के लोगों से अलग थलग होने या समाज से बहिष्कृत होने का बुरा डर होता है, क्योंकि कह रहे सोचेंगे वो मैं अलग चल रहा हूँ किसी से। तो ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक है और सही रीजन है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और ऐसा आप महसूस भी करते होंगे, बहुत कुछ बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाते ना कि यार छोड़, पता नहीं है क्या सोचेगा या मैं अलग थलग नहीं पड़ जाऊं, तो ऐसी बातें होती है। तो राइट ऑप्शन ये बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन बिल्कुल मैनेज किया गया अभी, है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या है? इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड, प्रभावी वाचिक संचार करना है आपको, वाचिक जो बोलना है ना, ओरल कम्युनिकेशन करना है ना, तो क्या मांग करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल करता है अगर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है तो। लॉन्ग पोज अच्छा नहीं होता, बहुत लॉन्ग पोज देता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, लंबा विराम, है ना, नहीं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आत्मविश्वास होना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना, सतत अभ्यास होना, बिल्कुल अगर अभ्यास होगा तभी चीजें बढ़ेगी, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिजनेस लाइक अप्रोच नहीं, बिजनेस लाइक अप्रोच व्यवसायिक जैसा दृष्टिकोण में इफेक्टिव कभी नहीं हो सकता, फिर ऐसा लगेगा कि सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, ऐसा नहीं होता। नोविंग द ऑडियंस, श्रोताओं को जानना बेसिकली। अगर देखो मुझे पता है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, मैं आप लोगों को जानता हूँ कि आपकी क्या डिमांड है, उसी तरह से हम बात करूंगा तभी आप मुझे सुनोगे इफेक्टिवली, नहीं तो क्यों सुनोगे, है ना। तो नोइंग द ऑडियंस ये भी बेस्ट है। अग्रेसिव क्वेश्चनिंग, आक्रामक ढंग से प्रश्न पूछना, ये अच्छा नहीं है ना। तो राइट ऑप्शन ए, सी और ई हो जाएगा फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, और ए, सी, ई हमारे पास फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है किस किस का ये क्वेश्चन ठीक है, और अभी तक आपने इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक किया है। और ये देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन ठीक करता है ना। सारे क्वेश्चन किसके ठीक हुए कमेंट करके पक्का बताओ। टू वे कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है और इधर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, यानी संचार के प्रकार है और उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल की बात कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? आपको पता है एक होता है इंटरपर्सनल, एक इंट्रा होता है विद इन, यानी कि विद इन वन सेल्फ, जो खुद से ही बात करे स्वयं के भीतर। तो इंट्रा के साथ ए के साथ 4 मैच कर दो, ये सिंपल है। और ए के साथ देखो 4 मैच करते हैं तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं, सिर्फ फोर्थ ही बचता है। इस तरह से आप देख लिया करो पहले ना, आपको जिद मत किया करो मैं तो सारे देखूंगा, सारा टाइम वेस्ट करूंगा, यही करूंगा प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा? फिर बिटवीन पर्सन हो जाएगा, बिल्कुल बी का 1 हो गया। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा? ग्रुप हो गया एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन, ठीक है। मास क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस, मास मीडिया होता है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी बताओ कमेंट करके सारा के पांचों क्वेश्चन किसके ठीक है कम्युनिकेशन के, पक्का बताओ। अभी क्वेश्चन है, इन द सबमिशन ऑफ थीसिस इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड टू कमिट प्लेगरिज्म ऑफ लेवल 3 as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the following penalty will be imposed। आपको क्या करना है? वीडियो को रोक के आंसर करिए, फिर मैच करेंगे। थीसिस जमा कराते समय कोई छात्र साहित्य चोरी पर यूजीसी विनियम
2018 के अनुसार लेवल 3 की साहित्यिक चोरी करता पाया जाता है तो उस पर निम्नलिखित दंड लगाया जाएगा। क्या दंड लगाया जाएगा? लेवल 3 का प्लेगरिज्म है, खतरनाक ही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो भाई, काम का नहीं है। तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड, राइट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। आपको पता है लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और लेवल 3 होता है। ये 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 0 से स्टार्ट है। तो लेवल 0 में तो किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं होती है, 10% से अगर नीचे प्लेगरिज्म है तो, है ना, यहाँ कोई पेनल्टी नहीं होती है। लेकिन फिर पेनल्टी शुरू हो जाती है और लेवल 3 का अगर आपने कर दिया है तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन और लेवल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कीवर्ड में लिख लेना। जैसे लेवल 1 तो कब से होता है? लेवल 1 10 से ऊपर और 40 तक होगा तो लेवल 1 होगा। द स्टूडेंट विल नॉट बी गिवन एनी मार्क और क्रेडिट एंड रिवाइज स्क्रिप्ट मस्ट बी रीसबमिटेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड विच डजेंट एक्सीड 6 मंथ, यानी कि उसको बोलेंगे भी 6 महीने में दोबारा जमा करवा, इसको ठीक कर। सीधा सी बात ये है, अगर किसी का लेवल 1 प्लेगरिज्म है तो हो सकता है लेवल 1 से क्वेश्चन पूछ ले। और लेवल 2 अगर सिमिलरिटी उसकी 40 से ज्यादा और 60 तक है तो लेवल 2 का प्लेगरिज्म किया है उसने। और ऐसे स्टूडेंट को बेसिकली क्या किया जाएगा? पीरियड ऑफ 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, है ना। पहले उसको बोलेंगे कि जो फटाफट 1 साल में इसको ठीक करा, लेकिन 18 महीने से तो ज्यादा आपको लेना ही नहीं है टाइम, ठीक है। तो ये लेवल 2 हो गया। और लेवल 3 कौन सा हो गया? अब वो 60% हो गया, वो लेवल 3 हो जाता है। यानी कि अब तूने लेवल 3 का प्लेगरिज्म कर दिया, अब वो 60% सिमिलरिटी आ रही है तो आपको कैंसिल ही किया जाता है रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह की बात होगी। और अगर लेवल 0 की बात कर रहे थे ना, तो सिमिलरिटी अप टू 10% है, वो तो प्लेगरिज्म से नहीं माना जाता, यानी कि उसको पेनल्टी से एक्सक्लूड किया गया। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन सिस्टम में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी, कहीं पे भी आप इंक्लूड करिए। और किस किस का ये क्वेश्चन ठीक था आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताते रहिए, टू वे कम्युनिकेशन करते रहिए, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। और नेक्स्ट सेशन के लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है पेपर 1 का, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन कह रहा है एन इंस्टीट्यूशन डिजायरस ऑफ अप्लाई फॉर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टिंग फॉर एट लीस्ट, ऐसे संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता हो को न्यूनतम कितने वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए? तो कितने वर्षों में होना चाहिए? सीधा सीधा कमेंट में करो, ये तो फैक्ट है सर, हमें पता है 20 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, 20 साल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई कॉलेज है ऑटोनोमस के लिए अप्लाई करना चाहता है ना, तो बताइए उसको कितना ईयर्स होना जाना चाहिए एस्टेब्लिश में? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है ना, कमेंट में बताना। और दूसरा क्वेश्चन मेरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन और है कि कोई इंस्टीट्यूट जैसे 20 साल हो जाने चाहिए उसको, है ना, एग्जिस्टेंस में, तो उसमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए? कई सारी बेसिकली क्राइटेरिया रखे गए हैं ना, टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसका बेसिकली नेक के और एनबीए के द्वारा कितना है, एक्रीडेशन का भी वैल्यू रखी गई है, पब्लिकेशंस के बारे में भी बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात की गई है, और कोर्सेज के बारे में कितने कोर्सेज होने चाहिए ये भी बात की गई है। लेकिन वो सारी बात ना पूछ के मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना जरूरी है, ये भी आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? थर्ड है, 20 ईयर्स होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेशनल कोऑर्डिनेटर है और यहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट को कौन सा, मतलब कौन किसको कोऑर्डिनेट करेगा? जो मूक चल रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, वो कौन किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम AICTE की बात करें तो AICTE के साथ क्या मैच करोगे? ये बेसिकली सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज इसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि ए के साथ 3। आप ना वीडियो रोक के कोशिश किया करो खुद से आंसर करने की, पोज करके, ठीक है ना, बिल्कुल रोक दिया करो कि हाँ मैं देखता हूँ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। जब तक ये चीज एनालिसिस नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये एनालिसिस किया करो। तो ए के साथ 3 और ए के साथ जैसे ही 3 आता है मेरा आंसर ही आ गया, थर्ड ऑप्शन हो ही गया, है ना, सीधा सीधा, बिल्कुल। किस किस का राइट है बताओ? बी क्या कह रहा है?
यूजीसी, यूजीसी के साथ क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की बात करते हैं, ये इसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि बी का 4 आ गया। एनपीटीईएल है ना, आपको पता ही है इंजीनियरिंग की बात है, और सीईसी कंसोर्टियम एजुकेशन की बात कर रहा है, तो बेसिकली नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की बात होगी, तो यहाँ 2 हो गया, डी का 2 हो गया, यानी कि ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1, डी का 2, थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो किस किस का राइट ऑप्शन है बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1857 एट, है ना, ये तो बहुत पेटेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ का हुई, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये तो सिंपल था ना, आप बताओ किस किस का ठीक है और किसने गलत किया ये। अभी है ना, वुड्स डिस्पैच के बारे में क्या जानते हो बताओ, आप कमेंट में बताओ। वुड्स डिस्पैच कब आया ये बताओ, उसका ईयर बताओ। वुड्स डिस्पैच आसपास ही है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने का हक है, क्योंकि आपको यूजीसी भी तो क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से तैयारी करके चले जाओ, कमेंट करके चले जाओ, बता के चले जाओ, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है India's first national policy on education was a sequel to the recommendation of which of the following committee or commission? शिक्षा पर आधार भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की सिफारिशों की अगली कड़ी थी? तो जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई, आपको पता है 1968 में आई, तो ये किसने सिफारिश किया, किसकी सिफारिश पे आई? तो आपको पता है 64 कोठारी कमीशन के इस पे आई है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कोठारी कमीशन। अभी तक भारत में आपको पता है, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 1968 में आ गई, 1986 में आ गई, और इसी में थोड़ा सा बदलाव हुआ था 1992 में, ठीक है, और फिर 2020 में। तो ये एजुकेशन पॉलिसीज 3 है बेसिकली, तो बस 92 में तो थोड़ा सुधार ही किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट कोठारी कमीशन। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द यूआरएल, ये यूआरएल दिया हुआ है https example.org index.html which of the following are contained in the URL। ये पूछा है कि ये URL एड्रेस दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला कह रहा है कि ब्राउजर नेम, क्या किसी यूआरएल में ब्राउजर का नेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, काटिए। फाइल का नेम है, ये फाइल नेम है, ठीक है। होस्ट का बिल्कुल आपको दिख रहा है, होस्ट नेम है, ठीक है ना, बिल्कुल है होस्ट नेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस कहाँ होता है, इसमें ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल तो है ही HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर, ये सेपरेटली पूछा था, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, सी आ गया और ई आ गया, यानी कि BCE, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। पक्का बताओ ये किस किस का सही है, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। आप क्या करो, एकदम से आंसर मत सुना करो, जैसे ही वीडियो में क्वेश्चन देखो पॉज कर दिया करो, फिर खुद से उसका क्वेश्चन का आंसर करो, फिर एनालाइज करो, उससे गलतियां फिर हो रही है उनका सुधार होएगा। एकदम से आंसर देख लोगे फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि गलतियां कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये राइट ऑप्शन इसका सी हो गया, है ना, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि अपना फाउंडेशन बैच नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है ना, लॉन्च हो चुका है। मैं इसके बारे में डिटेल में लास्ट में बात करूंगा। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करना है आपको, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर की टर्म्स दी हुई है और यहाँ डिस्क्रिप्शन है। अब आप रोक के एक बार मैच करके आप कमेंट में बताइए कि मेरा ये आंसर आ रहा है ना। चलो, हब कहाँ पढ़ते हैं हम, नेटवर्किंग सिस्टम पढ़ते हैं, तब हम बात करते हैं ना, हब की बात करते हैं, स्विच की बात करते हैं, ये सब कुछ बातें आई, लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ए के साथ हम बेसिकली क्या मैच करेंगे, 3 मैच करेंगे। जॉयस्टिक इनपुट होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ICT में। और एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया, यानी कि हब के साथ नेटवर्क, ए के साथ 3 मैच किया है, और बी के साथ हमने क्या मैच किया है, बी के साथ 1 किया है, और सी के साथ हमने 4 मैच किया है। तो इस तरह का हमारे पास थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। डी के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके बिना तो ऑपरेट ही नहीं होगा, है ना। तो iOS का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बताइए। एप्पल का क्या बोल रहे हो आप सर, पूछो क्या क्वेश्चन में ही आंसर हो गया, बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये ओपन सोर्स के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ए से सी एप्लीकेशन है, PHP
WINRAR विनार है, और डिजी लॉकर है। आपको पूछा है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित है, यानी कि ओपन सोर्स पे जिसको आप शेयर कर सकते हो, है ना, ओपन सोर्स पे कौन कौन बना है। तो एक तो PHP ओपन सोर्स पे है, एक डिजी लॉकर ओपन सोर्स पे है, ये तो ऑन्ड है भाई किसी से, तो ये ओपन सोर्स पे नहीं है, तो ए और सी विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिजी लॉकर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपकी आईडी डिजी लॉकर वगैरह पे बनानी थी, तो क्वेश्चन आ सकता है भाई। राइट ऑप्शन बी हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, है ना। देखो PHP दिस इज वाइडली यूज फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन प्राइमरली फॉर वेब डेवलपमेंट। ये किस लिए होता है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होता है। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स हु हैव फ्री एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड। ओपन उसे कहते हैं जो फ्री एक्सेस की बात होती है। डिजी लॉकर दिस इज ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ट यूजिंग फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSS बोला जाता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क leveraging open source technology like PHP, Python and Node.js और WINRAR this is the proprietary और closed source file achieve utility किससे ओन है? ओन बाय RAR लैब, इसके द्वारा ओन है ना, मालिक हैं उसके, इसके ना आप ओपन फ्रीली इसको नहीं कर सकते यूज एक्सेस, तो इसलिए ये ओपन में नहीं है, क्लोज सोर्स में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया था? ए और सी हो गया। हमने विन देयर को हटा दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है ओपन और क्लोज सोर्स से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना है। चलो किस किस का ठीक था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आ गया वो ईमेल से, इसको आराम से पढ़िए आप पोज करके, क्या आपका राइट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ईमेल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2CC BCC की बात करते हैं ना, तो यानी कि आपको पता है 2 वाला CC को देख सकता है कि नहीं? हाँ सर देख सकता है। सी वाला CC वाला 2 को देख सकता है कि नहीं देख सकता। यार आ रहा है, कार्बन कॉपी और ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है वो आपस में तो नहीं देख सकती एक दूसरे को, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो 2 को भी देख सकती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC को भी देख सकता है, लेकिन 2 और CC जो है वो BCC को नहीं देख सकते, है ना। याद आ रहा है ये सारी चीजें। तो अब हाँ क्वेश्चन पूछा है कि मोहित हैज सेंट एन ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक, यानी कि मोहित यानी फ्रॉम मोहित से तो आ रही है, किसको जा रही है? 2 में किसका एड्रेस है? बॉबी का है। CC में किसका है? डैनी का है। और BCC में अशोक का है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है बॉबी एंड डैनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव द मेल। बॉबी और डैनी को पता है कि अशोक ने ईमेल प्राप्त किया है। आप देखिए बॉबी और डैनी को अशोक नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 और CC को BCC नहीं दिखता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डैनी इज अवेयर दैट अशोक एंड नहीं, डैनी को नहीं अशोक का पता होगा, क्योंकि CC BCC को नहीं देख सकता, सीधा सीधा ये गलत हो गया। सी ऑप्शन अशोक इज अवेयर दैट बॉबी एंड डैनी रिसीव द ईमेल। अशोक को पता है कि बॉबी और डैनी ने ईमेल प्राप्त की है। बिल्कुल अशोक को पता होगा, क्योंकि जो BCC वाला है वो 2 और CC को देख सकता है, और 2 और CC में बॉबी और डैनी का एड्रेस है, तो बिल्कुल अशोक को पता होगा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। आप अपने ईमेल को स्टोर और व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर बना सकते हैं। बिल्कुल हम फोल्डर बनाते हैं ईमेल में। यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। फोल्डर बना के इसमें ये रखना, ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कह रहा है यू कैन ऐड एन अटैचमेंट ऑफ एनी साइज टू एन ईमेल। आप ईमेल में किसी भी फाइल आकार के अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। हम अटैच तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी साइज, ऐसा नहीं है कि कोई भी साइज को हम अटैच कर देंगे, है ना। साइज के अटैच करने की लिमिट है, तो आप बताओ वो कितने मैक्सिमम साइज को हम अटैच करते हैं, ये बताइए। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों हो गया? ये कह रहा है कि एनी साइज, हर साइज को हम अटैच नहीं कर सकते, यहाँ कहीं ना कहीं लिमिट होगी, ठीक है ना। वो लिमिट कितनी है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने साइज को हम अटैच कर सकते हैं ईमेल को, कौन सी कितनी बड़ी फाइल को, ठीक है ना, कितना MB, कितना KB, कितना, याद करो कुछ, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो बताओ किस किस के कितने क्वेश्चन ठीक हुए अभी तक? सर आपने पूछे ही कितने हैं, क्या ये सारे ठीक हो गए? ये बड़े कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कमेंट करके बताना है। अब मैं आपको अपने फाउंडेशन बैच के बारे में बता देता हूँ, जो नेक्स्ट सेशन के लिए है, जिसकी लाइव सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, 10 के 10 यूनिट्स की कंप्लीट थ्योरी, प्लस आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिस्कशन होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हम पढ़ेंगे, कोई बात दिक्कत ही नहीं है। स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर घर पे आएगा, तो सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, है ना, www.swmg.in, या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, और बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम देना है बिना किसी टेंशन के, बढ़िया से, शांति से। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।